नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज इस पर्सनल फाइनेंस शो में हम बातचीत करने जा रहे हैं सेविंग्स की इंपॉर्टेंस और साथ ही निवेश के जो तमाम विकल्प हैं, आपके प्रश्नों के अकॉर्डिंगली उन पर राय देने की कोशिश की जाएगी। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नेल्सन डिसूजा, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर iFast फाइनेंशियल। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में नेल्सन साहब। आइए इसको बताते हैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रश्न आप मेल और एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। moneyguru@zenetwork.com पर आप मेल कर सकते हैं। एसएमएस की डिटेल्स जो हैं वो 57575 पर आप भेज सकते हैं। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले आप सेव मेंशन कीजिएगा और फिर डिटेल्स इस नंबर पर भेज दें, जो भी आपका प्रश्न या सुझाव है। जयपुर से हम पहला प्रश्न शामिल करेंगे। सौरभ माथुर साहब की तरफ से सवाल है। मिस्टर माथुर ने जानना चाहा है, ये इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हैं, ये स्क्रीन पर इनकी क्वेरी है, जिसमें इन्होंने कहा ये पर मंथ 1500 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो होराइजन दे रहे हैं 7 to 10 ईयर्स। आइए हम ये सवाल लेते हैं। ये इस तरह से इनका ये सवाल है और ये इनकी पूरी प्लानिंग है। सौरभ साहब, आप बताएंगे आपकी एज कितनी है अभी फिलहाल? सर मेरी एज है 27 ईयर्स। ओके, इससे पहले क्या आप अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स कुछ कर रहे हैं या अभी प्लानिंग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आप? सर अभी मैंने ICICI बैंक में फ्लेक्सिबल RD स्टार्ट की हाईवे नाम से, उसमें मैं ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ। ओके, आपने उसके बाद आपने कभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है? नहीं सर, कभी नहीं किया। ओके, तो आपका ये जो फर्स्ट स्टेप होगा, इसको आप कैसे रखें और कैसे पूरा इस सफर को तय करें। आप अर्ली प्लान कर रहे हैं, आपको इसका एडवांटेज मिलेगा भी। नेल्सन साहब, इनको आप कैसे बताएंगे? इसमें कुछ पहलू जो हम देख रहे हैं, इन्होंने कहा ये पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिसिप्लिन फॉर्मेट में सिस्टमैटिकली करेंगे, टाइम होराइजन भी अच्छा दे रहे हैं, जो इनकी प्लानिंग है और अर्ली प्लान भी कर रहे हैं। आप इनको कैसे समझाएंगे, ये कैसे मूव करें, ये पहला कदम जो म्यूचुअल फंड्स की तरफ रख रहे हैं? हाँ जी, पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने म्यूचुअल फंड्स की तरफ निवेश करने का जो डिसीजन लिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो आप कोई भी बैंक में या ब्रोकर या ऑनलाइन भी जाके आप निवेश कर सकते हैं। पहले आपको जो KYC मतलब नो योर कस्टमर फॉर्मेलिटी जो है वो आपको पहले करना पड़ेगा। एक बार आप कर लें तो उसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो लंप सम मतलब एक सिंगल अमाउंट से कर सकते हैं, या आप हर महीने, जैसे आप यहाँ पर सिस्टमेटिकली करना चाहते हैं हर महीने, तो आप SIP के जरिए कर सकते हैं। SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ आप चाहे तो आप हर महीने या हर क्वार्टर या हर 6 महीने में आप निवेश कर सकते हैं। आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको इक्विटी फंड्स में पहले निवेश करना चाहिए। इक्विटी फंड्स रिस्कियर होते हैं, मगर इक्विटी फंड जब लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करते हैं तो उसमें फ़ायदा मिलता है आपको। मैं आपको लार्ज कैप कैटेगरी की तरफ निवेश करने के लिए एडवाइस देना चाहता हूं। आपका अमाउंट स्मॉल है, आप 1500 हर महीने निवेश करना चाहते हैं, ये अमाउंट एक फ़ंड के लिए काफ़ी रहेगा। मैं आपको एक फ़ंड बताना चाहता हूं, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड। इस फंड से आप निवेश कर लें और अपना स्टार्ट बनाएं, बट जैसे जैसे आपका अमाउंट निवेश करने वाला अमाउंट बढ़ता जाएगा तो आप बाकी फंड्स में ऐड कर लें। इस शो को देखते रहें। आपको मिड कैप कैटेगरी में भी निवेश करना चाहिए, मगर कुछ समय के बाद जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो आप ज़्यादा फंड्स में और ज़्यादा मिड कैप्स में निवेश कर लें, क्योंकि आपकी उम्र छोटी है। राइट, ये आपने इसे फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप कहा, इसके जो रिटर्न्स रहे हैं 1 साल के, 5 साल के, और इनफैक्ट लॉन्च से ये आपके स्क्रीन पर भी समय रन कर रहे हैं, लेकिन आगे कई और फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करेगा कैसे रिटर्न्स रहे। लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसे रही है, और एक टॉप परफॉर्मिंग जिस तरह से फंड है, आप सफ़र तय करें और फिर रिव्यू भी करते चलें और इस तरह से इसको पूरा प्लान आउट करें। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न बिलासपुर से प्रताप सिंह साहब का है। मिस्टर सिंह की क्वेरी आई स्क्रीन पर लेते हैं। इन्होंने कहा ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान आउट कर रहे हैं 10 ईयर्स के आउटलुक से, और इन्होंने एक टारगेट सेट किया है जिसको अचीव करने के लिए मूव करना चाहते हैं। टारगेट है ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब का राउंड अबाउट, ये जिसको अचीव करने के लिए इन्होंने कहा ये इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत है। आप प्लीज़ बताइए, आप थोड़ा जोखिम लेने के लिए रेडी हैं जो आप लक्ष्य सेट कर रहे हैं? हाँ जी सर जी, मेरे को साल का 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, और मुझे रिटर्न चाहिए करीब 40 से 50 लाख रुपए 10 से 15 साल में। जी, आपको राय दिलवाते हैं। नेल्सन साहब, इन्होंने कहा है थोड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। अगर हम इनको बताएं, आप जैसे इसमें जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट है उसमें किस तरह से इसको मिक्स करें, लार्ज कैप हो, कुछ मिड कैप्स हो, ये कैसे एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करें इस टारगेट तक पहुंचने के लिए, और इनफैक्ट अगर इस रूट से बढ़ रहे हैं जैसे जो म्यूचुअल फंड्स का रूट है, आप इनको कैसे बताएंगे, मतलब किस प्रकार के रिटर्न्स जो 10 साल का आउटलुक लेकर ये चल रहे हैं,
ऑन एनुअल बेसिस कितना 12% प्लस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? हाँ जी, आप 10 से 15% का एक रेंज पकड़ के आप आपके रिटर्न्स के ऊपर टारगेट रख सकते हैं। 12% ऑन एन एवरेज मिल पाएगा, मगर मुझे लगता है कि आगे जाके इंडिया में और अच्छा ग्रोथ होने वाला है। मतलब 10 साल में 15% तक का आपको म्यूचुअल फंड में ग्रोथ मिल सकता है मार्केट के ज़रिए। आपका जो नज़रिया है ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। आप इसको नोट कर लें। यहाँ पर आपका जो अमाउंट है, जो 1 से 2 लाख आप जो हर महीने हर साल निवेश करना चाहते हैं, इसको आप इसके 30% को आप लार्ज कैप फंड में डालें। यहाँ पर मैं आपको फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड की तरफ रेकमेंड करना चाहता हूँ। 35% आपका पोर्टफोलियो मिड कैप फंड में डालें। मिड कैप फंड ज़्यादा रिस्की होते हैं, मगर इसमें रिटर्न पे ज़्यादा बढ़ेगा, जहाँ यहाँ पर आप रिस्क लेने का वो फैक्टर बना सकते हैं। एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस फंड या आईडीएफसी स्टर्लिंग इक्विटी फंड, इन दोनों में अभी आप निवेश कर सकते हैं, या इसमें एक फंड में आप निवेश कर सकते हैं। 25% आपके पोर्टफोलियो का आप रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में डालें, नहीं तो आप यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड की तरफ भी देख सकते हैं। और आपका 10% पोर्टफोलियो आप सेक्टर फंड में डाल सकते हैं, रिलायंस बैंकिंग फंड, आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो इन फंड्स के जरिए आप क्रिएट कर लें। साल में एक बार इस पोर्टफोलियो को आप देखते रहें। पोर्टफोलियो एग्रेसिव है तो आपको लॉन्ग टर्म की तरफ ही देखना पड़ेगा। छोटे टर्म की तरफ आप देखेंगे तो आपको नुकसान दिख सकता है मार्केट के वॉलेटिलिटी की वजह से, मगर लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है आपको इससे फ़ायदा ही होगा। जी, तो छोटी अवधि में तो उतार चढ़ाव हो भी सकता है, कुछ ऐसे मार्केट्स रहते भी हैं, लेकिन आपको नज़रिया लंबा रखना पड़ेगा, और वो आपका है भी। तो इस तरह से इस गोल को अचीव करने के लिए आप ऐसे अग्रसर हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं आगे। आइए अब हम अगली क्वेरी लेते हैं सुमन कपूर जी की तरफ से। ये मुंबई से है सवाल वाया मेल। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पर इनका सवाल है, और ये जानना चाह रहे हैं कि जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट प्लान आउट कर रहे हैं तो वो कैसा रहेगा। नेल्सन साहब, आप कैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स को समझाना चाहेंगे? इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली जैसे इसमें रिटर्न्स रहेंगे, इसको किस रूप में आप देखेंगे? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं गोल्ड को काफ़ी हमने देखा है डिस्करेज किया जा रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट को, और एक विकल्प ये भी दिया जा रहा है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज जो हम देखते हैं गोल्ड जनरली रहता था, आप दूसरे विकल्प भी जो इन्वेस्टर्स के सामने रखे जा रहे हैं, इसको आप कैसे एनालाइज करना चाहेंगे? देखिए, कन्वेंशनली ये माना जाता था कि गोल्ड में जब आप निवेश करते हो तो इन्फ्लेशन से आपको प्रोटेक्शन मिलता है, मगर आजकल के दौर में आप देखें तो गोल्ड का जो प्राइस वॉलेटिलिटी इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप गोल्ड की तरफ इन्फ्लेशन के लिए अभी नहीं देख सकते तब तक जब तक गोल्ड प्राइसेस स्टेबलाइज ना हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड्स का ये कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है। कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, मगर मुझे यहाँ पर एक जो डिसएडवांटेज दिखता है ये है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड हुआ है। इसके अलावा एक CPI इंडेक्स भी आता है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो बताया जाता है। ये मुझे लगता है ज़्यादा वैलिड और ज़्यादा एफिशिएंट इंडेक्स है, मगर अभी जो करेंटली जो स्ट्रक्चर निकाला हुआ है यहाँ पर वो WPI बास्केट की तरफ उन्होंने कैलकुलेशन किया हुआ है। WPI का आप देखें तो करेंटली जो इन्फ्लेशन दिखता है लगभग 4% का है। CPI का देखें तो वहाँ पर लगभग 9% का है। मुझे नहीं लगता है कि WPI का जो इंडेक्स है वो ज़्यादा वो करेक्ट इंडिकेशन रहेगा इन्फ्लेशन का, मगर कॉन्सेप्चुअली अच्छा है। RBI ने ये भी अनाउंस किया हुआ है कि CPI के इंडेक्स के बेसिस पर भी वो एक स्ट्रक्चर निकालने वाले हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड्स का, जो जब ये निकल के आएगा तो मुझे लगता है और अच्छा रहेगा। मगर अभी जो इशू निकला है वो इतना भी ख़राब नहीं है। आप WPI के बेसिस पर भी जाएंगे तो गोल्ड के कंपैरिजन में आपको ये ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा। आपको पॉजिटिवली यहाँ रिटर्न्स मिल सकते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। इसका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट्स दिखेंगे। यहाँ पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि आपका प्रिंसिपल एडजस्ट होते जाएगा जैसे जैसे इन्फ्लेशन के नंबर चेंज होते रहेंगे। राइट, तो जैसे आप कह रहे हैं और आगे इसको अट्रैक्टिव बनाया जाए तो और वो ज़्यादा बेहतर रहेगा उन पहलुओं पर। लेकिन जहाँ तक गोल्ड की बात है, आप उसको कैसे देखेंगे? क्योंकि भारतीय हाउस होल्ड्स में उसका एक अलग चार्म है, स्टेप्स कई सारे लिए जा रहे हैं उसको डिस्करेज करने के लिए। इसका किस तरह से आप इम्पैक्ट देखेंगे? जैसे ये भी एक विकल्प है, मतलब किस तरह का आप रिस्पॉन्स इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके बीच में?
देखिए, गोल्ड एक कल्चरल फिनोमिनन है अपने देश में। हम गोल्ड और रियल एस्टेट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे कल्चर में ये एम्बेडेड है। इसकी वजह से गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे घटता जाएगा, डिमांड उतना बढ़ता जाएगा अपने देश में। अगर आप निवेश के ज़रिए से देखें तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो टाइम है ये सही टाइम है आपको गोल्ड में निवेश करने का। राइट। इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हम जल्द ही लौट कर आएंगे। आज बातचीत हो रही है निवेश के तमाम विकल्पों पर। हम जल्द ही लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज हम बातचीट कर रहे हैं सेविंग्स की जो महत्व रहता है और साथ ही इन्वेस्टमेंट्स आप किस तरह से प्लान आउट करें इसका जायजा लिया जा रहा है। और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं iFast फाइनेंशियल से नेल्सन डिसूजा साहब। नेल्सन साहब, आइए अब अगला सवाल हम शामिल करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो मिस्टर सिंह की तरफ से है। हन सिंह साहब जानना चाह रहे हैं, इन्होंने एक पोर्टफोलियो भेजा है, आइए उसको हम चेक करते हैं। और इन्होंने कहा ये इसमें 6000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब जानना चाह रहे हैं वो कैसा है। तो आइए उस पर एक नज़र डालते हैं और उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर हम स्क्रीन पर इनका जो पोर्टफोलियो है जिसमें हम देख रहे हैं कुछ टॉप परफॉर्मर्स भी हैं। HDFC टॉप 200 है, DSP BlackRock टॉप 100 है। इस तरह से आइए स्क्रीन पर देखते हैं जो इनका एग्जैक्ट अभी प्रेजेंट पोर्टफोलियो है जहां इनकी मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। ये स्क्रीन पर है। नेल्सन साहब, ये हम देख रहे हैं, अगर हम नेक्स्ट पेज पर भी मूव कर सकें। आप इसको जब आपने देखा, इसमें हम देख रहे हैं कुछ अच्छे टॉप परफॉर्मर्स हैं जो कंसिस्टेंट रहे हैं ओवर द ईयर्स। एंड साथ में हम ये भी देख रहे हैं इसमें थोड़ा लार्ज कैप पर जो है इनका काफ़ी इनका फोकस है, इनको वहाँ पर इनका ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है मिस्टर सिंह का। आप इसको कैसे देखेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, टोटल पोर्टफोलियो जब लार्ज कैप की तरफ अलाइन रहता है तो आपका जो पोर्टफोलियो रिटर्न थोड़ा कम ही आता है यहाँ पर मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप इसमें थोड़ा रिस्क ले लें। यहाँ पर रिस्क लेने के लिए आपके पास मिड कैप फंड्स की कैटेगरी अवेलेबल है। आप मिड कैप फंड्स में कोई भी फंड आप चूज़ कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर लार्ज कैप फंड का एक फंड आपको एग्जिट करके एक नया मिड कैप फंड लेना चाहिए। HDFC टॉप 200 फंड में यहाँ रेकमेंड कर सकता हूँ आपको आपके एग्जिट के लिए। और IDFC स्टर्लिंग इक्विटी फंड में आप इसी अमाउंट को निवेश कर लें तो मुझे लगता है कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बैलेंस आ जाएगा लार्ज कैप और मिड कैप का। मगर जैसा आपका असाइनमेंट अमाउंट जो है इस पोर्टफोलियो के लिए इंक्रीज होता जाएगा तो आप और एक मिड कैप फंड इसके साथ ऐड कर लें। जी, तो इस तरह से आप आगे मूव कर सकते हैं। इसमें इस तरह से आप थोड़ा रिजेक्ट करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। आइए अब अगला प्रश्न लेते हैं हिमाचल प्रदेश से। ये अगला सवाल जो हम ले रहे हैं ये DK दत्त की तरफ से है, तो आइए इसको स्क्रीन पर चेक करते हैं। दत्त साहब की तरफ से जो सवाल है, इन्होंने जानना चाहा है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए और इनफैक्ट जो एज है जस्ट 1 मंथ, अभी से काफ़ी अर्ली प्लान किया जा रहा है। 15 ईयर्स राउंड अबाउट का आउटलुक दिया जा रहा है और इसमें जो इनकी इन्वेस्टमेंट की पूरी प्लानिंग है, इन्होंने कहा ये अराउंड अबाउट 1 लाख इसमें निवेश करना चाह रहे हैं पर एनम के हिसाब से। ये जानना चाह रहे हैं इनमें से किस विकल्प को चुने, कौन सा बेहतर रहेगा, MF वर्सेस यूलिप्स। नेल्सन साहब, आप कैसे बताएंगे इनको? हमने जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स को चेक किया, यूलिप्स भी आपको किस फॉर्म में दिखते हैं? जो हमने देखा उनको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है रेगुलेटर की तरफ से और इसमें कई सारे स्टेप्स ऐसे लिए गए हैं। आप इसको कैसे देखेंगे? अगर क्योंकि लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये चाइल्ड इन्वेस्टमेंट की बात है और वो भी यूलिप भी बेहद लॉन्ग टर्म का ही प्रोडक्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, वर्सेस म्यूचुअल फंड, जिसको आप जब वे करते हैं तो कैसे कॉल लेना चाहेंगे? देखिए, यूलिप्स जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज इशू करते हैं। मुझे फंडामेंटली लगता है कि जब आप यूलिप लेते हैं तो आपको इंश्योरेंस की तरफ देखना चाहिए और निवेश की तरफ नहीं देखना चाहिए। यूलिप्स में ऑल्दो लास्ट 2-3 सालों में बहुत सारा चेंज आ चुका है जहां पर उनके चार्जेस जो माने जाते हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं, उनको बहुत ज़्यादा वाटर डाउन करके बहुत कम किया गया है, मगर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में वे अभी भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो आपको चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है तो यूलिप के बदले आपको म्यूचुअल फंड की तरफ देखना चाहिए। और आपके लिए स्पेसिफिकली आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मैंने आपके लिए एक चाइल्ड पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के जरिए बनाया है, तो आप इसको नोट कर लें और आपका जो निवेश है आप इसके जरिए कर लें। 40% आपके पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है आप लार्ज कैप फंड्स में डाल सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में डाल सकते हैं।
30% आपके पोर्टफोलियो का जो पैसा है आप मिड कैप फंड में डाल सकते हैं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड और SBI इमर्जिंग बिजनेस फंड में डाल सकते हैं, और 20% आपके पोर्टफोलियो का मल्टी कैप फंड में डाल सकते हैं, जहां पर UTI अपॉर्चुनिटीज़ फंड और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड सबसे अच्छे फंड्स हैं। 10% आपके पोर्टफोलियो का आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में डाल सकते हैं। पाइन ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड इसमें सबसे अच्छा फंड है। ओवरऑल आप इस पोर्टफोलियो साल में एक बार रिव्यू कर लें और लॉन्ग टर्म में आप लॉन्ग टर्म का व्यू रख लें, तो आपको जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको मिल जाएंगे। राइट, तो इस तरह से ये आपके लिए एक पोर्टफोलियो तो स्क्रीन पर है। इसमें नेल्सन क्या ऐसा भी है कि ये अपने लिए खुद के लिए एक टर्म प्लान भी ले लें? एटलीस्ट वो तो हो ही एक फर्स्ट स्टेप, क्योंकि डिपेंडेंट हैं। हाँ तो और बाकी इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली फिर आगे प्लान कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे मैंने बताया, इंश्योरेंस को आप जब अलग से देखते हैं तो आपको वहाँ पर एक टर्म प्लान सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। टर्म प्लान बहुत सिंपल सा प्लान है, बहुत सस्ता प्लान बन जाता है, जहाँ पर आपको जो प्रीमियम है बहुत कम होता है यूलिप के कंपैरिजन में, तो आप उसको अलग से ले लें और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अलग से बना लें। ऑल द बेस्ट। ये डिटेल्स बाकी स्क्रीन पर हैं। इस तरह से आप ये अपनी जो इन्वेस्टमेंट को प्लान आउट कर सकते हैं। हम एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप अपने प्रश्न और सुझाव हमें मेल और SMS के जरिए भेज सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पर होंगी, क्योंकि आज बातचीत हम इन्वेस्टमेंट्स पर कर रहे हैं। तो अगर आप हमें भेजना चाहें आपकी जो भी क्वेरीज हैं या सजेशंस, तो हमें आप भेज सकते हैं moniguru@zenetwork.com पर, और SMS की डिटेल्स 57575 पर भेज सकते हैं, सेव लिखते हुए। ब्रेक लेकर आखिरी सेगमेंट के साथ जल्दी लौट कर आएंगे। वेलकम बैक। ये आखिरी सेगमेंट है और आइए अब हम लास्ट क्वेरी लेंगे। ये दिल्ली से है, प्रश्न गरिमा तिवारी जी की तरफ से है। यस मैडम, प्लीज़ आप बताइए, आप इन्वेस्टमेंट प्लान आउट कर रहे हैं, क्या पूरी योजना है? आप प्लीज़ बताइए क्या प्लान आउट कर रहे हैं आप? हाय, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सर्विस में हैं और हमारी मंथली इनकम अराउंड 1.25 लाख है। यस मैम। बिजनेस टाइम है जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो इस हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ठीक रहेगा एक इनिशियल बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से? ओके, आपको इस पर जरूर एडवाइस दिलाने की कोशिश करते हैं। नेल्सन साहब, इनिशियली हमने देखा था एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर थे जो प्लान आउट कर रहे थे। ये भी कुछ ऑन लाइन्स पर है ये क्वेरी। आप इनको अभी जो फर्स्ट स्टेप है, क्या ये इनिशियली लार्ज कैप पे ही कंसंट्रेट करें, मतलब बाद में फिर इसमें और एड ऑन कर सकते हैं? ये कैसे मूव करें, फर्स्ट स्टेप एंड फिर आगे की राह? फर्स्ट स्टेप तो आपको लार्ज कैप में ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप आपका बेस बन जाता है, आपका फंडामेंटल बन जाता है। एक बार आप लार्ज कैप में निवेश कर लें तो धीरे धीरे बैलेंस्ड और मिड कैप फंड की तरफ भी देख सकते हैं। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा आपके सेविंग्स भी बढ़ेंगे और उन सेविंग्स को निवेश करने के लिए आपका पोर्टफोलियो आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपके स्टार्ट के लिए मेरे पास 2 फंड्स हैं, एक लार्ज कैप और एक बैलेंस्ड फंड। लार्ज कैप में आप ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड में निवेश कर लें और बैलेंस फंड के लिए HDFC बैलेंस फंड में निवेश कर लें। लार्ज कैप फंड्स में आपको एक ग्लांस देना चाहता हूं। लार्ज कैप फंड्स इंडिया के टॉप कंपनीज में निवेश करता है और इसमें आपको रिटर्न्स मॉडरेट से मिल जाएंगे, मगर ऑब्वियसली आपके फिक्स डिपॉजिट या बाकी कन्वेंशनल प्रोडक्ट से आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे और वॉलेटिलिटी कम रहती है और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। बैलेंस फंड्स में आपको इक्विटी और डेट कैटेगरी के का बैलेंस मिल जाएगा। इन दोनों मार्केट्स में इसमें निवेश होता है। आपको इसके रिटर्न्स भी ज़्यादा मॉडरेट मिल जाएंगे, मगर इक्विटी फंड से थोड़े से ज़्यादा मिल जाएंगे। लार्ज कैप इक्विटी फंड्स जी, ये इनफैक्ट कुछ ऑप्शंस जो हैं वो स्क्रीन पर रन भी हुए हैं, तो इन पर आप नज़र रखते हुए इनिशियली इस तरफ ध्यान रख सकते हैं और प्लान आउट कर सकते हैं, और फिर रिव्यू करते हुए आगे उसमें आप और एडिशनली भी कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपके लिए बेटर रहेगा जो आपका पहला कदम है उस तरफ। तो समय इतना ही था, तो शो को यहीं वाइंड अप करेंगे। नेल्सन डिसूजा, थैंक यू शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। धन्यवाद डिसूजा साहब। और आज के लिए बस इतना ही। जिस तरह से आज बातचीत हुई है सेविंग्स पर, कल हाजिर होंगे तो जायजा लिया जाएगा लोन मार्केट का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।